सिपाही कबीले में एक घोड़ा गाड़ी पर कुछ कालीनें लादी जा रही थी। आयशा खातून पूछती है, ये कालीनें कहाँ जा रही है मलून खातून? तो मलून खातून कहती है, हरमनकाया किले में जा रही है आयशा खातून। फिर बाला कहती है, ये उस्मान साहब के हुक्म पर भेजी जा रही है आयशा खातून। यकीनन इसकी कोई न कोई वजह ज़रूर होगी। इसके बाद आयगुल कहती है, हम रवाना होने के लिए तैयार हैं। मलून आगे आकर सल्तों से कहती है, अपनी आंखें खुली रखना, हम वहाँ सिर्फ कालीनें पहुँचाने नहीं जा रहे, बल्कि हरमनकाया किले के बारे में सब कुछ जानने के लिए जा रहे हैं। अब फतूहात का वक्त है आयगुल। इसके बाद मलून खातून और कुछ दूसरी खवातीन घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो जाती हैं। इसी दौरान उस्मान और उसके सिपाही कमांडर थियोदर का सर उठाकर आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ बेलेजिक किले में गवर्नर रुगतोस कह रहा था, काइयों की तिजारत बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, जबकि हमारे काफिलों की बितीनिया से आमद जारी है। निकोला कहता है, उस्मान के कमज़ोर होने से हम ताकतवर हो रहे हैं। दूसरी तरफ उस्मान को एक ख्याल आता है, जिसमें सोगत के कुछ ताजिर उस्मान से कह रहे थे, उस्मान साहब, अगर हमें आप पर एतबार ना होता तो हम अपनी सारी जमा पूंजी इस माल पर नहीं लगाते। दूसरा ताजिर कहता है, हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा है उस्मान साहब, अब हम क्या करेंगे? उस्मान कहता है, आप लोग मुझसे पहले से यहाँ मौजूद हैं। मेरे वालिद अर्तगल गाजी के ज़माने से आप लोगों को कभी मुश्किलात में नहीं छोड़ा गया। फिक्र मत करें, आपका नुकसान पूरा किया जाएगा। इसके बाद उस्मान को एक और ख्याल आता है। जब उस्मान शेख दवाली के पास मौजूद था, इतने में बुरहान ने आकर कहा था, हुजूर, रुगतोस की तरफ से पैगाम आया है। उसने आप और आसपास के तमाम गवर्नरों को अपने किले में आने की दावत दी है। उस्मान ने कहा था, हम रुगतोस की दावत कबूल करेंगे, लेकिन मेहमान खाली हाथ नहीं जाया करते, हम उनके किए धरे का हिसाब लेने जाएंगे। इस ख्याल के बाद बेलेजिक किले का मंजर सामने आता है। निकोला कह रहा था, हकीकत में तुम्हारा मंसूबा बहुत अच्छा था रुगतोस, मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं उस्मान को बेचारगी की हालत में देखने के लिए बहुत बेसब्री से मुंतज़िर हूँ। फिर रुगतोस कहता है, कुछ ही देर बाद इस दरवाजे से उस्मान दाखिल होगा, जो हथियार डालने के लिए तैयार होगा। उसे देखने के लिए हम सब बेसब्री से मुंतज़िर हैं। इतने में उस्मान और उसके खास सिपाही किले में पहुँच जाते हैं। इसके बाद रुगतोस खड़ा होकर कहता है, दावत कबूल करने के लिए आपका शुक्रिया उस्मान साहब। उस्मान कहता है, आपने दावत दी और हम आ गए। हमारी आदत है कि हम खाली हाथ नहीं आते। ये कहकर उस्मान बुरहान की तरफ इशारा करता है, तो बुरहान एक बड़ी सी पोटली रुगतोस के सामने रख देता है। थियोदर का सर देखकर रुगतोस बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, ये आपने क्या किया उस्मान साहब? मेरे जैसी तकलीफ उठाए बगैर आप मरेंगे नहीं उस्मान साहब। उस्मान कहता है, मैं तुम्हें हकीकत दिखाना चाहता था। मुझे अपने सामने घोड़ों के बल गिराने की हकीकत इस मेज़ पर पड़ी है। उस्मान सरदार के सामने सर उठाने वाले का सर धड़ पर बाकी नहीं रहता। अब अच्छी तरह से सुनो, तुम लोगों ने मेरी और तमाम तुर्कों की कमर तिजारत के जरिए तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तुर्कों का इत्तेहाद ऐसा है कि सोना ख़त्म होते ही किसास के बदले किसास। आप लोगों का सामान मेरे कब्जे में है। जिस जगह तुर्कों को सुकून नहीं मिलेगा, वहाँ को
कुछ देर बाद मारी वहाँ पहुँचती है और कहती है, मलून खातून, आपने मुझे हैरान किया, खुशामदीद। मलून कहती है, शुक्रिया मालिक, काली ने आपको लेकर आई हूँ। काली ने देखकर मारी कहती है, आपने अच्छा किया। फिर मलून कहती है, आइगुल से मिली हुई, ये उस्मान साहब की चचा की बेटी है। मारी उसे खुशामदीद कहती है और फिर कहती है, अंदर चलें। इसके बाद मलून और दूसरी खवातीन मारी के साथ अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ सोपोत में उस्मान कह रहा था, अब ये माली गनीमत उन लोगों में तकसीम किया जाएगा जो गवर्नरों के मुआहदे टूटने की वजह से मुश्किल में पड़े हैं। ये सुनकर ताजिर खुश हो जाते हैं और उस्मान का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर उस्मान कहता है, आप फिक्र ना करें, ज़रूरत पड़ने पर तजारत के लिए रास्ते तलाश किए जाएंगे और नए मुआहदे किए जाएंगे। आप सब लोग इत्मीनान रखें। दूसरी जानिब हरमन काया किले में मारी कह रही थी, आप लोगों का शुक्र बड़ा जवाब है, मैं आप लोगों की मशकूर हूँ। फिर मलून कहती है, जो कालीन तैयार थे वो हम ले आए हैं। मारी कहती है, आपने अच्छा किया, आप जानती हैं कि कालीन को इस तिजारत का इल्म नहीं है। मलून कहती है, मैं यकीनन जानती हूँ, तो बाकी कालीनें आप कैसे वसूल करेंगे? तो मारी कहती है, मुस्तकबिल करीब में कोई तजारती काफिला आने वाला नहीं है, अगर होता तो आप काफिले के सामान में छुपा कर ले जाते, इसलिए बेहतर है कि आप कुछ अर्सा इंतजार कर लें। इतने में कॉर्नेलिया कहती है, शाम से आने वाला बड़ा काफिला जो तमाम गवर्नरों का सामान लेकर आ रहा है, क्या वो पहुंचने वाला नहीं है? ये सुनकर मारी गुस्से से कॉर्नेलिया की तरफ देखती है तो कॉर्नेलिया खामोश हो जाती है। फिर मारी कॉर्नेलिया को जाने का इशारा करती है तो कॉर्नेलिया वहाँ से चली जाती है। कॉर्नेलिया के जाने के बाद मारी कहती है, कॉर्नेलिया को कोई गलतफहमी हुई है, वो काफिला तुर्कों की हुदूद से नहीं गुजरेगा। ये सुनकर मलून कहती है, तो फिर हम आपकी जानिब से पैगाम के मुंतज़िर रहेंगे मारी, जब आप कहेंगी हम कालीनें पहुंचा देंगे। इसके बाद मलून खड़े होकर कहती है, आपके साथ तिजारत से बहुत खुशी हुई मारी, खुश रहें। मारी कहती है, मुझे भी मलून खातून, मैं हमेशा किले में आपके मुंतज़िर रहूँगी। इसके बाद मलून और दूसरी खवातीन किले से वापस रवाना हो जाती हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में दोपहर के खाने का वक्त हो गया था, लेकिन जरगुताई परेशान बैठा था। ये देखकर बुरहान कहता है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे भाई? पहुंचा कहती है, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया जरगुताई? ये सुनकर जरगुताई कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर मेरे गले में ऐसा फंदा पड़ा है कि पानी तक नहीं उतर सकता। तो फिर बुरहान कहता है, आखिर क्या मसला है भाई, हमें ज़रा बताओ। जरगुताई कहता है, मेरा दुख बहुत बड़ा है भाई और उसका इलाज बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर बुरहान और गुंजा मुस्कुराने लगते हैं। फिर जरगुताई कहता है, आइगुल खातून के सामने मेरी ज़बान बंद हो जाती है और मैं एक लफ्ज़ भी नहीं कह पाता। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मुझे बताओ ज़रा, तुम दोनों ने शादी कैसे की थी? जरगुताई कहता है, मुझे भी कोई रास्ता बताओ। बुरहान कहता है, मेरी शादी तो बहुत मुश्किल से हुई थी भाई, तुम ऐसा करो कि उसके सामने खड़े होकर अपनी बात एक ही सांस में कह डालो, इधर उधर की बात किए बगैर। जरगुताई हैरान होकर कहता है, एक ही सांस में? तो गोंचा कहती है, हाँ। ये सुनकर जरगुताई सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ बाला खातून ओरहान को उठाकर प्यार कर रही थी और कह रही थी, माशाअल्लाह, ओरहान कितनी तेज़ी के साथ बड़ा हो रहा है। मलून कहती है, हाँ, अब तो इसके कपड़े भी छोटे पड़ने लगे हैं। कुछ देर बाद उस्मान अंदर दाखिल होता है तो वो दोनों उसे खुशामदीद कहती हैं। फिर उस्मान ओरहान को उठाकर उसे प्यार करने लगता है और कहता है, माशाअल्लाह ओरहान। फिर मलून कहती है, हुजूर, हम कालीनें उनके हवाले कर आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखकर उस्मान कहता है, सलामत रहो मलून। इसके बाद उस्मान ओरहान को बाला खातून के हवाले कर देता है और फिर मलून सोने के सिक्कों की पोटली उस्मान के हवाले कर देती है। उस्मान मलून का शुक्रिया अदा करता है और फिर सरदार वाली नशिस्त पर बैठकर कहता है, बताओ ज़रा मलून, हरमन काया किले का अहवाल कैसा है? मलून कहती है, मारी कालीनें देखकर काफ़ी खुश हुई हुजूर, और उसने कहा कि वो गवर्नरों की नज़र में आने से पहले इस मामले को ख़त्म कर सकती है। शाम से एक बहुत बड़ा और अहम काफिला आ रहा है हुजूर, और उसमें तमाम गवर्नरों का सामान मौजूद है। ये सुनकर उस्मान खुशी से कहता है, मुझे यकीन था कि तुम खाली हाथ वापस नहीं आओगी मलून खातून, सलामत रहो। अब मैं तुमको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उन्हें पता चल जाएगा कि भेड़िए की ग़िज़ा पर नज़र रखने का अंजाम क्या होता है। ये सुनकर बाला पूछती है, आप क्या सोच रहे हैं उस्मान साहब? तो उस्मान कहता है, ख्याल को हकीकत बनाने के लिए आंतरिक तैमूर को इस्तेमाल करना ज़रूरी है। हमने उसे बड़ी मुश्किलात से हासिल किया है।
आया